हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्गों में हमने काफ़ी सारे दुर्गों की बात कर ली है। नेक्स्ट जो है हम आज बात करने वाले हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक दुर्ग है अपना चित्तौड़गढ़, जिसकी बात अपन ने नहीं की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग हेडिंग लगाइएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजिबल है सभी को? आ जाइए, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूं तो सबसे पहले जो है इसकी जो श्रेणी है दोस्तों, यानी श्रेणी की बात करते हैं अपने। तो श्रेणी में आप लिखिएगा कि यह एक गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? यानी पहाड़ी पर निर्मित है। तो कैसा दुर्ग हो गया ये? गिरी दुर्ग। यानी किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग है। और नेक्स्ट इसी के संदर्भ में जो है लिखिएगा कि यह गंभीरी और बेड़च, यह गंभीरी तथा एक नदी का नाम है बेड़च। क्या नाम है दोस्तों? बेड़च नदियों के संगम पर। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंभीरी और बेड़च के संगम पर स्थित हैं। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों? हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। समझ में आई? और नेक्स्ट इसी के संदर्भ में एक बात और पूछ ली जाती है स्थिति के बारे में। एक तो ये गिरी दुर्ग है, तो ये किसी पर्वत अथवा पठार पे बना होगा। तो कौन सी नदियों के संगम पर है? तो हमने लिखा गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। और इसी तरह से मैंने कहा गिरी श्रेणी का दुर्ग है तो कोई पर्वत अथवा पठार पर निर्मित होगा ये। तो पठार का नाम लिख लीजिए, यहाँ पर कौन से पठार पर है लिखिएगा। यह एक बार पूछा गया है परीक्षा में, यह मेसा के पठार पर, यह मेसा के पठार पर स्थित है। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि कौन से पठार पे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है। तो मेसा के पठार पर है। फिर इसके संदर्भ में एक बात और लिखिएगा आप कि जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग जो है दोस्तों 1850 फीट के आसपास है। मैंने मीटर नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, फीट लिखा है। तो 1850 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। समझ में आई प्रिय विद्यार्थियों? और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं इसकी बात करूं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की, तो जो चित्तौड़गढ़ का आपका दुर्ग है लगभग 8 किलोमीटर तो जो है लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल आप इसका थोड़ा लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसकी लंबाई लिखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, लंबाई लिखिएगा 8 किलोमीटर कितनी है। और इसी तरह से आप जो है चौड़ाई लिखिएगा, चौड़ाई 2 किलोमीटर। समझ में? और यही बात अगर मैं आपसे मील के संदर्भ में करना चाहूँ, अगर मील अपनी इकाई लेते हैं इसकी, तो मील में ये जो है लगभग 3 मील तो आपका लंबा हो जाएगा। यानी लंबा कितना हो जाएगा? 3 मील। और चौड़ाई की बात करूं तो ये लगभग आधा मील चौड़ा है। कितना चौड़ा है? आधा मील इसकी चौड़ाई है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, फिर भी थोड़ा एक आइडिया जो है अपने दिमाग में इसका चित्रात्मक अंकन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से नेक्स्ट इसी के संदर्भ में अपन आगामी बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा कुछ जो हैं इस दुर्ग के उपनाम भी हैं। किनकी बात करने वाले हैं? यानी चित्तौड़गढ़ जो आपका दुर्ग है इसके उपनाम की बात यहाँ पे अपन कर लेते हैं।
तो यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार कहलाता है। एक तो क्या कहलाता है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। कौन सा दुर्ग है दक्षिणी पूर्वी द्वार? चित्तौड़गढ़। और इसी तरह से इसके आकार की बात करूं तो वो भी उपनामों के अंतर्गत ही अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इसका जो आकार है, एक मछली होती है व्हेल, ब्लू व्हेल आप जिसको बोलते हैं, तो व्हेल मछली के आकार में, या इस तरह से लिखिएगा, व्हेल मछली का आकार है। यानी कैसे निर्मित है ये? व्हेल मछली के आकार की तरह, उसकी आकृति की तरह बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का आपका दुर्ग। और इसी तरह से इसे त्याग व बलिदान का प्रतीक कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, समझ में। और एक बार जो परीक्षा में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो राजस्थान का जो है गौरव कहलाता है कौन सा दुर्ग? अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। इसी तरह से एक बार परीक्षा में ये पूछा कि सभी किलों का जो है सिरमौर कौन सा है? तो किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। क्या कह दिया जाता है? किलों का सिरमौर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक और बात यहाँ पे नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों इसी के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ के, कि यूँ करके लिखिए आप कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। और अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता है कि यहाँ जो है आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक नाम अपने बेटे के नाम पे रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, एक ही लिख रहा हूँ मैं अलाउद्दीन को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत करके इस दुर्ग का नाम रखा था खिजराबाद। क्या रख दिया था? खिजराबाद। यानी रतन सिंह के काल की जो घटना है उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो खिजराबाद नाम रखा था अपने बेटे के नाम पर। और बाद में खिजर खां जो हैं, अलाउद्दीन का बेटा था, वो यहाँ पर मन नहीं लगने की वजह से ये किला सौंप करके अन्य राजा को यहाँ से चला गया था। और उसके नाम पे ही इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। और इसी तरह से एक अन्य नाम की बात करूँ तो इस दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके जाना जाता है। और इसी तरह से इसकी अन्य विशेषता की बात करूं तो सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग है ये। सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग कहलाता है। यानी साके जो हैं इसमें जौहर और केसरिया जो है सर्वाधिक मात्रा में होना पाया गया है राजस्थान में। और अन्य जो इसका नाम मिलता है वो मिलता है चित्रकूट। क्या मिलता है? चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, चित्रकूट करके। फिर जो है थोड़ा इसके निर्माण के संदर्भ में बात कर लेते हैं अपन, कि अगर चित्रकूट की बात आ गई तो साथ साथ मैं वो बात आपको बता देता हूँ निर्माण की। तो निर्माण जो है उसका थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर, कि निर्माण के संदर्भ में हमें एक स्टोरी मिलती है। सबसे पहले एक शासक हुआ था, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य। उसने अपने नाम पर जो है इस दुर्ग का नाम चित्रकूट रख दिया, और चित्रकूट भी माना जाता है इसका नाम। बाद में इसी का अपभ्रंश जो है आगे चल करके चित्तौड़ बन गया। क्योंकि जनश्रुति में तो हमें ऐसा भी मिलता है कि ये जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये महाभारत काल में भी विद्यमान था। और इसी तरह से मैं बात करूं कि कर्नल जेम्स टोड ऐसा लिखते हैं इसके बारे में कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था मान मौर्य, और लगभग 734 ईस्वी की बात है कि बप्पा रावल जो कि कालभोज के नाम से जाने जाते हैं मेवाड़ के इतिहास में, उन्होंने ये दुर्ग जो है मौर्य जो शासक था अंतिम मान मौर्य करके, उससे ये दुर्ग छीन लिया था। और एक प्रशस्ति मिलती है हमें कुमारपाल प्रशस्ति। कौन सी? कुमारपाल प्रशस्ति मिलती हैं।
और कुमारपाल प्रशस्ति की अगर माने तो उसके हिसाब से या कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांग ने करवाया था। और इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है उसकी बात अपन करें तो महाराणा कुंभा को माना जाता है, क्योंकि कुंभा ने काफ़ी सारे मंदिर महल या सर्पिलाकार इसका जो प्रवेश द्वार है या प्रवेश मार्ग जो कहलाता है उसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आधुनिक निर्माता कुंभा को माना जाता है। तो ये कुछ निर्माण के संदर्भ में इसकी स्टोरी रही थी। तो आप यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए निर्माण में कि मौर्य शासक, यानी पहले की बात है ये, काफ़ी जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बाद में बना, इससे पहले जो मौर्य शासक हुए आपके चित्रांगद मौर्य। कौन हुआ? चित्रांगद मौर्य शासक हुए। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ लिख लीजिए, चित्रांगद मौर्य ने करवाया। निर्माण में सीधा इस तरह से लिखा आप, चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और अपने नाम पर, किसने? चित्रांगद मौर्य ने अपने नाम पर इसका नाम इस तरह से लिखे, इसका नाम चित्रकूट क्या रख दिया? चित्रकूट, अथवा चित्रकूट भी कह देते हैं कई बार इसको, चित्रकूट रखा। यानी 2014 का जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक का 2014 का में भी पक्का कंफर्म नहीं है, पर 99.9 2014 का ही वो पेपर था जीके का, जिसमें ये पूछ लिया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो उसमें दोनों ऑप्शन उन्होंने डाल दिए थे। एक तो चित्रांग मौर्य लिख दिया था, सीधा चित्रांग करके राजा का नाम लिख दिया, और दूसरा जो नाम था उसमें ऑप्शन में वो था चित्रांगद। चित्रांगद उन्होंने लिख दिया। तो चित्रांगद लिखा तो ये दोनों ही एक ही राजा के नाम थे, और वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि चित्रांग और चित्रांगद दोनों ही मौर्य शासक के ही नाम मिलते हैं हमें। तो अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट या चित्रकूट रखा था। और इसी चित्रकूट का बाद में जाकर के जो अपभ्रंश रूप जो हैं वो चित्तौड़ है, उसी को हम क्या कहते हैं? चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। तो ये इसके पीछे थोड़ी सी कहानी रही थी। बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के पितामह। मैंने आपको बताया कि कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अगर हम बात करें कि टोड के जो अनुसार बात करते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड ये लिखता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक मानमौरी था। क्या लिखता है? कि मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमौरी से यह दुर्ग बप्पा रावल ने, बप्पा रावल, और बप्पा रावल का एक अन्य नाम मिलता है कालभोज, जो कि हरित ऋषि की गाय वगैरह चराता था। ये कहानी आपने पढ़ रखी है। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में जो है ये दुर्ग जीत लिया। में इसे छीन लिया। यह दुर्ग बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में जो है छीन लिया। किसने छीन लिया? बप्पा रावल ने। किससे? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ मानमौरी करके, इससे जो है इन्होंने इस दुर्ग को छीन लिया। समझ में आई बात दोस्तों? इसी तरह से हम आगे थोड़ी सी बात इसके संदर्भ में और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा यूँ करके कि इस दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माता जिसे माना जाता है वो माना जाता है महाराणा कुंभा को। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को, क्योंकि महाराणा कुंभा ने यहाँ सर्पिलाकार एक तो प्रवेश मार्ग इसका बनवाया था, और बहुत सारे मंदिर महल बावड़ियाँ वगैरह का निर्माण इस दुर्ग में कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और इसी तरह से मैं बात करूँ, एक प्रशस्ति है कुमारपाल प्रशस्ति। तो कुमारपाल प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं
तो कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार लिख लीजिए, थोड़ा नोट डाउन किया हुआ अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है। के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य चित्रांग कह दीजिए, चित्रांग मौर्य ने करवाया। समझ में दोस्तों बात, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और इसी तरह से एक जो किंवदंती चलती हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में, जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ ली गई हैं, इसके बारे में एक कथन चलता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ हैं, बाकी सारे गढ़ैया है, बाकी सब गढ़िया। यानी वास्तव में अगर जो गढ़ है कोई, इसका मतलब ये है कि वास्तव में गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब गढ़ैया यानी छोटे गढ़ उन्हें मान लिया गया है, परिपूर्ण नहीं माना है। इस किंवदंती के अनुसार, इस कहावत के अनुसार बात हमने ये की है। तो आपको मैं भी समझ आया होगा। थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं और यहाँ पे प्रेषित कर देता हूँ आपको, और बीच में एक जो है आपको सूचना प्रेषित कर देता हूँ कि अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस पर टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। आप दैनिक रूप से टेस्ट दे सकते हो। सोमवार से लेकर के शनिवार के मध्य जितने भी टेस्ट होते हैं दैनिक रूप से होते हैं, और अंत में संडे को उनमें से एक मेजर टेस्ट होता है आपका एंड्रॉयड ऐप पर अतुल्य आर्यस पर, जो कि निःशुल्क है। और पीछे सोमवार से लेकर के शनिवार के मध्य जितने आपकी जो परख होते हैं उन्हीं से जो है प्रश्न उठाए जाते हैं और मेजर टेस्ट बना लिया जाता है संडे का। तो आप दीजिएगा, वो बहुत अच्छा है, काम आने वाला है आपके परीक्षा में। और परीक्षा अब शीघ्र ही होने वाली हैं, डिसीजन लेगी सरकार, तो मैं भी बहुत जल्दी परीक्षा जो है संपन्न करवाएगी राजस्थान सरकार। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात अपन कर लेते हैं दोस्तों। तो थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन इसको देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो आपका इस तरह से यूं चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, थोड़ा देखिएगा, यहाँ विजिबल होगा सभी को। यूँ मान लीजिए कि ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ की जब हम बात करते हैं तो एक तो यूँ जो है महाराणा कुंभा ने एक इसका मार्ग बनाया था, जिसे हम सरपीलाकार मार्ग के नाम से जानते हैं। इस तरह का यूँ मार्ग है इस पे जाने का, और यहाँ जाकर के इसका प्रवेश द्वार होता जो है आता है, उसको हम लाल रंग से थोड़ा यहाँ मैं आपको दर्शा रहा हूँ। ये जो है ये क्या है? आपका प्रवेश द्वार। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या हो गया? प्रवेश द्वार हो गया। ये आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो इस दुर्ग के अंदर एक तो है दोस्तों, ये देखिएगा, ये है कीर्ति स्तंभ। और ये कैसा कीर्ति स्तंभ है? एक जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ। ये आपका है जैन कीर्ति स्तंभ। में भी विजिबल नहीं हो रहा आपको, अब शायद दिखाई दे रहा है सभी को। तो जैन कीर्ति स्तंभ है, यूँ बना हुआ है इसके अंदर। और ये इसकी विशेषता ये है कि ये 7 मंजिला है, 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है। समझ में आई दोस्तों। और नेक्स्ट इसी के संदर्भ में बात करूं तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। और ये जो आदिनाथ वाला क्वेश्चन है काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि जैन कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है वो किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है दोस्तों? आदिनाथ को समर्पित है। समझ में आई दोस्तों। और इसका जो निर्माण है, निर्माण एक व्यक्ति का नाम मिलता है बघेरवाल जैन जीजा। बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा निर्मित है, जिसे जीजाक भी कह दिया जाता है। समझ में आई दोस्तों। तो ये तो आपका जैन कीर्ति स्तंभ था जिसके संदर्भ में प्रश्न चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पूछ लिया जाता है। इसी तरह से यहाँ जो है एक अन्य कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कीर्ति स्तंभ जो है एक इसके अंदर बना हुआ है।
ये भी क्या है आपका कीर्ति स्तंभ। और इस कीर्ति स्तंभ को जो है विजय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। समझ में आई दोस्तों। और इसको कीर्ति स्तंभ भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुई बात। और ये भगवान विष्णु को समर्पित हैं। किसको समर्पित है? विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए जो है इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जानते हैं। विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज को मतलब विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए। और अन्य जो इसकी विशेषता है, ये आपका जो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है, ये 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और इसका जो निर्माण है वो आपके कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी को अपने यहाँ बंदी भी बना करके रखा था और 6 महीने बाद उसे जो है अभयदान भी दे दिया था और छोड़ दिया था। और उस उपलक्ष्य में जो है इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 9 मंजिला है और राजस्थान पुलिस का प्रतीक माना जाता है इसे। समझ में आई दोस्तों। तो इस तरह का बहुत अच्छा ये बनाया है इन्होंने, महाराणा कुंभा ने, जिसे हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। एक यूँ यहाँ पर मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये जो मंदिर है, ये एक्चुअल में जो मंदिर था इसका नाम था शांतिनाथ। कौन सा मंदिर था? शांतिनाथ। और ये शांतिनाथ मंदिर कैसा था? ये जैन मंदिर था एक प्रकार का। कैसा मंदिर था? जैन मंदिर था। और इसका जो निर्माण करवाया निर्माण की बात करते हैं तो वेलका ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया? वेलका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में जो कुंभा की पुत्री थी, और कुंभा की पुत्री जो हैं उसका नाम मिलता है रंभाबाई करके नाम मिलता है कुंभा की पुत्री का। और कुंभा की पुत्री का विवाह इसी मंदिर में किया गया। और यहाँ पर एक विवाह में चंवरी बनाई गई, जो कि बहुत ही श्रृंगार किया गया उस चंवरी का, तो उसे कह दिया गया श्रृंगार चंवरी। आजकल इस मंदिर को श्रृंगार चंवरी के मंदिर के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये जो मंदिर था शांतिनाथ जैन मंदिर, इसी में महाराणा कुंभा और उनकी पुत्री रंभाबाई आपस में संगीत किया करते थे। तो ये जो रंभाबाई है, इसको एक उपाधि भी दी गई इसके लिए कि वागेश्वरी बहुमान की उपाधि इसे दी गई थी। संगीत में बहुत ही निपुण थी। कुंभा खुद जो है एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, लेकिन उसने जो शिक्षा ली थी सारंग व्यास या सारंग दयाल से ली थी, लेकिन रंभाबाई ने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। अपने पिता की संगीत के क्षेत्र में काफ़ी सारा ज्ञान जो है उनको दिया था। तो ये बातें विशेष थी। इसी तरह से कुंभलगढ़ के अंदर कुछ महल बने हुए हैं। या महलों से पहले मैं थोड़ा और बता दूं कि कुछ अन्य मंदिर हैं। तो अन्य मंदिर जो आपके इस चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए हैं दोस्तों, एक तो मीरा मंदिर है, जिसे मीरा का मंदिर कहा जाता है। मीरा मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि संत रैदास के साथ यहीं पर भजन कीर्तन भी किया करती थी मीरा। ऐसी किंवदंती हमें मिलती हैं। और इसी तरह से एक मंदिर है शमिदेश्वर। शमिदेश्वर मंदिर है। और यहीं पर आपको पता है कि पद्मिनी ने जौहर किया था 1600 महिलाओं के साथ। और इस शमिदेश्वर मंदिर को मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, किस अन्य नाम से इसको जानते हैं? मोकल मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छे तरीके से आपको शायद समझ आ रहा है। और इसी तरह से यूं एक मंदिर बना हुआ है, देखिएगा यूं। यूं मंदिर बना हुआ है, यानी ये 27 देवरियां बनी हुई हैं। 27 है, हालांकि काउंटिंग में ये पूरी 27 नहीं होगी, लेकिन इन 27 मंदिरों की एक श्रृंखला सी बनती हैं। तो इन्हें 27 देवरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 27 देवरी। और ये जो 27 देवरी हैं ये अलग है दोस्तों।
27 देवरी जो मंदिर हैं ये जैन मंदिर हैं, यानी 27 जैन मंदिरों की एक श्रृंखला सी हैं। 27 गुंबद बने हुए, तो इन्हें 27 देवरी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से एक मंदिर है जिसे कहते हैं कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसी को कुंभ श्याम मंदिर भी कह दिया जाता है। एक मंदिर है आपका वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर करके एक मंदिर मिलता है। तो ये प्रमुख मंदिर हैं इस चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आपको एक तो मीरा मंदिर याद करना है, एक समिदेश्वर मंदिर जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया, जिसे मौकुल मंदिर के नाम से जानते हैं, और 27 देवरी का एक बार राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया था। ये जो मैंने आपको बना के बताए हैं ये 27 देवरी मंदिर हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया गया था कि 27 देवरी जैन मंदिर कौन से दुर्ग में निर्मित हैं। तो ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से कुछ महल बनाए गए हैं इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो महलों की बात हम विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की बात हम कर चुके हैं, जैन कीर्ति स्तंभ की बात कर चुके हैं, और विजय स्तंभ यानी महाराणा कुंभा के द्वारा जो निर्मित कीर्ति स्तंभ है उसकी भी बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कुछ महल इसके अंदर बने हुए हैं, उन महलों की यहाँ पर मैं अनुक्रमणिका जो है आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ कि कुछ मुख्य महलों के नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक तो रानी पद्मिनी का महल है। ये रानी पद्मिनी का महल वही है जिस अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे रानी का जो है दर्शन करना है या मुख देखना है, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बाद में धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया गया था। तब जो है उसी दौरान रतन सिंह के द्वारा ये महल बनाया गया, और वहीं से पद्मिनी के जो हैं उन्हें दर्शन करवाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी को। एक तालाब में उनकी परछाई दिखाई गई थी शीशा लगा करके इस महल में। बाद में जो है गोरा और बादल के साथ मिलकर के पद्मिनी ने एक व्यू रचना बनाई, और वहाँ से रतन सिंह को आज़ाद करवाया गया, और गोरा बादल रास्ते में शहीद हो गए। हेमरतन की एक पुस्तक है गोरा बादल, जिसमें ये वर्णन हमें मिलता है। तो एक ये हो गया आपका पद्मिनी महल। इसी तरह से भामाशाह की हवेली भी है यहाँ। कौन सी? भामाशाह की हवेली। तो भामाशाह की हवेली भी इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके निर्मित हैं। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। और जो आपके गोरा बादल थे, आपस में चाचा भतीजा थे गोरा और बादल, यानी गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल जो है पद्मिनी का भाई था। तो गोरा बादल महल जो है यहाँ पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी तरह से एक फतेह प्रकाश महल है जिसका निर्माण भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किया गया है। तो ये कुछ मुख्य महल थे। और आजकल जो है मैं बता दूं कि इस फतेह प्रकाश जो महल है इसमें एक संग्रहालय चल रहा है आजकल, यानी संग्रहालय है उदयपुर राज दरबार का, यानी चित्तौड़गढ़ वालों का। तो इस तरह का जो है एक महल फतेह प्रकाश है जिसमें संग्रहालय आजकल चल रहा है। तो ये प्रमुख जो हैं महल थे। ये मैंने आपको मार्ग बता ही दिया था कि सरपीलाकार मार्ग है, इससे जाया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और इस जो मार्ग है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। बाद में विजय स्तंभ का भी निर्माण यहाँ पर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो नेक्स्ट हम यहीं पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैं आपको बता दूं कि एक इतिहासकार हुए हैं, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा आपको विजिबल है शायद। तो एक इतिहासकार हुए हैं फ्रांस के इतिहासकार, फ्रांस के इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम मिलता है लुईस करके, यानी लुईस नाम मिलता है। तो लुईस के अनुसार उसने बताया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3.5 शाखे हुए। कितने शाखे हुए? 3.5 शाखे हुए। तो ये एक नई बात थी जो आप तक मैंने प्रेषित कर दी है। हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा रट्टा वगैरह नहीं मारना है इसका। और आपको जो शाखे याद रखने हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको
कि कौन कौन से याद करने हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ लिखिएगा दोस्तों। एक तो जो प्रथम शाखा है, प्रथम शाखा आप यहाँ लिख लीजिए, और द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा, फिर इसके बाद लिखिएगा तृतीय शाखा या तीसरा शाखा। तीनों को मैं अलग अलग लिखवा देता हूँ। पहला जो शाखा हुआ था वो राजस्थान का तो दूसरा था, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ये पहला शाखा था, 1303 में हुआ था। और इस समय जो आक्रमणकारी था या आक्रमण करने के लिए जो व्यक्ति आया वो आया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया दोस्तों? एक ही आया था, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने कत्लेआम यहाँ पर जारी कर दिया था। और जौहर जो है इस समय, जब अलाउद्दीन आया तो जौहर किसके नेतृत्व में किया गया? तो जौहर किया गया था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। इसके नेतृत्व में, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। और जो केसरिया हुआ था आपका, वो हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह, मेवाड़ के अंदर दोस्तों। इसी तरह से हमने पहले ही ये बात की। और इसके बाद दूसरे शाखे की बात करते हैं अपन। तो दूसरे शाखे का जो डेट अपने को मिलता है वो मिलता है 1534। और इस समय जो आक्रमणकारी आया वो था, आक्रमण करने वाला बंदा बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया। और आपको पता है कि जौहर किसने किया था? जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जो कि आपकी हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी, एक तो सहलकमर है समझ में, जिसने अपना सर काट के दे दिया था सेलुम्बर के रतन सिंह को, वो हाड़ी रानी अलग थी। ये हाड़ी रानी जो है ये है कर्मावती। क्या नाम मिलता है? कर्मावती। और इस समय ऐसा कहा जाता है कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी और हुमायूं समय पर नहीं आया, और राखी बंद भाई उसको बनाया था, लेकिन हुमायूं समय पे नहीं आया। तो फिर जो है केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो केसरिया में लिखिएगा, एक नाम मिलता है ठाकुर बाघ सिंह करके। तो ठाकुर बाघ सिंह ने यहाँ पर केसरिया का नेतृत्व किया था, और केसरिया इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। हालांकि हाड़ी रानी जो है कर्मावती, इनकी जो पुत्र वधू थी विक्रमादित्य की पत्नी, जो कि महलों में जाकर के छुप गया था, जवार बाई करके नाम मिलता है। उसने मर्दाना वेश में यहाँ पे बहुत अच्छा युद्ध किया था इस दूसरे शाखे के दौरान। तो तीसरे शाखे की बात अपन कर लेते हैं। तीसरा शाखा मुगल बादशाह जो सबसे फेमस हुए अकबर, उसके टाइम में हुआ 1568 में। तो आप आक्रमणकारी तो समझ ही चुके हैं। आक्रमणकारी कौन था इस समय? तो अकबर, यानी अकबर ने जो है आक्रमण किया। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो आक्रमणकारी तो हो गया अकबर। और जौहर, जौहर किया था फूल कंवर ने। और केसरिया किसके नेतृत्व में? केसरिया जो आपका हुआ था वो हुआ था, एक तो जैमल मेड़तिया थे। कौन थे? जैमल मेड़तिया। और एक थे आपके फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया, ये आपस में जीजा साला थे, फत्ता सिसोदिया और जैमल मेड़तिया। कहानी ये रही थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है इस समय उदय सिंह जो हैं महाराणा थे उदयपुर के या चित्तौड़गढ़ के उस समय। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये हुआ कि उदय सिंह को जैमल और पत्ता ने भेज दिया था कि आप चले जाइए, हम दुर्ग की रक्षा करेंगे। तो उदय सिंह यहाँ जंगलों में चला गया, और बाद में ये जो आपका चित्तौड़ दुर्ग है ये फ्री हो गया। तो फ्री हो गया तो इसकी जो बागडोर है उदय सिंह ने किसको दी थी? एक तो जैमल मेड़तिया को, और इसके साथ कौन थे? फत्ता सिसोदिया। ये आपस में जीजा साला थे,
फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कमर, इन्होंने जो है जौहर किया था और इन दोनों ने केसरिया किया। जयमल राठौड़ एक दिन इस दुर्ग की मरम्मत करवा रहा था, तभी कहते हैं कि अकबर ने उसे देख लिया, दूर से अपने शिवर से एक गोली चलाई। उसकी एक बंदूक थी अकबर की जिसका नाम मिलता है हमें संग्राम, और उससे गोली मारी तो जयमल का एक पैर घायल हो गया था। तभी जो है जयमल राठौड़ एक व्यक्ति हुए हैं आपके कल्ला राठौड़। कौन से? कल्ला राठौड़, जो कि लोक देवता के रूप में आजकल प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं बहुत ही। तो कल्ला राठौड़ ने जयमल जी को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया और दोनों जनों के जो चारों हाथ है वो इस तरह से चल रहे थे जिस प्रकार से कोई शेषनाग फल चला रहा हो, शेषनाग फल चला रहा हो। इसीलिए जो है कल्ला राठौड़ को शेषनाग का अवतार कह दिया जाता है। तो मे भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संदर्भ में आपको समझ में आया है। मैं पूरी आशा करता हूँ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बता दिया करें कि कैसा लगा आपको पढ़ करके। तो एक बार फिर से मैं सुनील बहादुर आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए, अगली क्लास जब तक हमारी होती है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।